हेलो बच्चों। तो क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं कि कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए हैं? हालांकि आपको पता होगा। क्या कुछ टॉपिक ऐड भी किए हैं? शायद आपको ये भी पता होगा। What type of questions may come from added topics? ये जो टॉपिक ऐड किए हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं शायद नहीं पता होगा। Which chapters are more favored by JEE? कौन से चैप्टर JEE ज़्यादा पूछता है, उसको ज़्यादा पसंद है पूछना, शायद आपको ये भी पता होगा या नहीं पता होगा। Which are less favored chapters? किन चैप्टर से वो सवाल नहीं पूछता है। Which take less time to prepare but score है? कौन से चैप्टर हैं जो टाइम कम और ज़्यादा स्कोर देते हैं। और which chapters can be left? ऐसे कोई चैप्टर हैं जिनको आप छोड़ सकते हो या नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा बेस्ट सवाल दूंगा, बेस्ट जवाब दूंगा। सवाल आपके हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ के देखते रहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रिमूव किया गया। मैं बिल्कुल धीमे धीमे आराम आराम से बता दूंगा क्या रिमूव किया गया, और मैंने अच्छे से रिसर्च करी है। आपको मज़ा आएगा। मज़ा आए तो प्लीज़, अच्छा लगे तो नीचे लाइक और अच्छे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मास्टर का भी हौसला बढ़े। पहली चीज़, यूनिट 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये हटा दिया। इससे बहुत नुकसान हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तब भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई क्वेश्चन ना आता था ना अब आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना। एक्यूरेसी प्रिसीजन नाम का एक टॉपिक होता है जो एनसीईआरटी में होता है। इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी नहीं आते थे, कोई ज़्यादा क्वेश्चन अब भी नहीं आते, तो कोई टेंशन नहीं, रिमूव कर दिया है तो इट्स फाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगली चीज़ है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वैसे कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं थी। ये एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसका टाइम पीरियड 24 घंटा होता था, इक्वेटर पे चलती थी, वेस्ट से ईस्ट चलती थी। हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहता तो ठीक था। इस पर क्वेश्चन आते थे थोड़े मोड़े। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में एक रटने की चीज़ होती थी, रेनॉल्ड्स नंबर, R बराबर रो वी डी बाई ईटा, कोई फॉर्मूला था इसका। हटा दिया, अच्छी बात है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एक अच्छा खासा स्कोरिंग चीज़ होती थी, इसमें से क्वेश्चन आते थे। हटा दिया, कोई बात नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो कार्नोट इंजन को हटा दिया है। हटा दिया, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आसान चीज़ थी। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स में ये चीज़ बहुत अच्छा करा, हटा दिया। फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, भाई बहुत ही प्राण पिस्सू फॉर्मूले होते थे इसके, बहुत खतरनाक फॉर्मूले होते थे, याद ही नहीं होते थे। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे से भी याद नहीं होते थे। अच्छा कि हटा दिया। रेजोनेंस, इसी में एक टॉपिक था आपका 11th एनसीईआरटी में दे रखा है, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो रेजोनेंस होता है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक था मेरा, हटा दिया। कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा अच्छा है, आप एडवांस के समय सब पढ़ लेना। फिलहाल आप इसको रहने दे सकते हो, आप पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोड हटा दिया। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, हट गई हैं। पोटेंशियोमीटर, ये थोड़ा खतरनाक टॉपिक होता है, लोगों को कम पता होता है, कम याद रहता है। पोटेंशियोमीटर हटा दिया है, इसकी एप्लीकेशन हटा दी, इसके रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो आप लोग खुश होंगे, है कि नहीं खुश? खुश हैं तो अच्छी बात है भाई। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन हटा दिया है। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था। जनरली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक हटाए हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक थे, तो हटा दिए तो हटा दिए, कोई नहीं, अच्छी बात है भाई। अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ के कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह वगैरह हटा दिए हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन हटा दिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, अब इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, ये हटा तो दिए कह रहे हैं, लेकिन ससेप्टिबिलिटी जैसे म्यू नॉट है वो आता ही है फॉर्मूले में, तो हटा दिया, कोई नहीं। लेकिन ये मेरे को लगता नहीं कि ये बिल्कुल हट सकता है, कहीं ना कहीं इसका यूज़ आएगा ही। हिस्टेरिसिस एक गंदा सलूक होता है हिस्टेरिसिस का, अगर आपने पढ़ रखा है कोई, इस टाइप का होता है। ये ऐसे जाता है, ऐसे आता है कुछ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ डायग्राम अच्छा नहीं बना, लेकिन इसमें दो चीज़ होती हैं बेसिकली। एक होता है आपके पास इस टाइप का कुछ लूप होता है, ठीक है, तो इसमें रिटेंटिविटी नाम की कोई चीज़ होती है, और एक आध चीज़ और होती है। तो ये चीज़ हटा दी है, ठीक है, रटने वाली चीज़ें हटाई हैं बेसिकली। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, बहुत छोटा सा टॉपिक था। कई बार क्वेश्चन आता था कि ऐसा हिस्टेरिसिस का ग्राफ दे देते थे और पूछते थे कि इससे परमानेंट मैग्नेट बनेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगे, क्या बनेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता तो वो हटा दिया गया है। ठीक है भाई, हटा दिया है, अच्छी बात है। रटने वाली चीज़ें तो हटा दी गई हैं। चलो जी आगे चलते हैं। EMI और AC में क्वालिटी फैक्टर एक चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, हल्की सी चीज़, हटा दिया है इसको।
ऑप्टिक्स में डिविएशन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म में डिविएशन डिस्पर्शन हटा दिया है कि उसमें कितना डिविएशन होता है, जो I + E - A होता था। एक लाइट जो होती है वो कई सारे कलर्स में बढ़ जाती है, वो हटा दिया है। अच्छी बात है, प्रिज्म का लगभग सारा ही पार्ट हट गया फिर तो। और बाकी आप देख लें कुछ प्रिज्म में जनरल क्वेश्चन बनते हो तो मे भी आए, लेकिन ये चीज़ें उनसे हटा दी गई हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक बड़ा गंदा सा फॉर्मूला होता था रिजॉल्विंग पावर का, वो हटा दिया गया। लेकिन ध्यान रखना ये टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो नहीं हटाई गई है, तो वो जैसी है वैसी ही आएगी, लेकिन इनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो हटा दी गई है। ठीक है, तो ठीक है, रटने वाली चीज़ थी, उसका कोई प्रूफ बहुत आसान नहीं था और हमारे में प्रूफ था भी नहीं, तो ऐसी जनरली चीज़ें हटाई गई हैं जिनके प्रूफ थोड़े गंदे हैं, मतलब वो चाहते हैं आप रटो मत, आप काम करो। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मेटल रेडिएशन में, मैटर एंड रेडिएशन में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही गंदा सा एक्सपेरिमेंट था, जिससे में ये पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है। हटा दिया, ठीक है, इस पर कोई ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं थे, शायद कभी एक आध आया हो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, हटाना ना हटाना एक ही बात है, सबको पता ही होता है क्या होते हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा चीज़ हट गई है। और रेडियो एक्टिव डिके लो जो dN/dt = -λ हटा दिया, लेकिन उससे भी खास फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हो भाई साहब। चलो भाई साहब आगे चलें, अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये काम बहुत अच्छा किया भाई साहब, ये ट्रांजिस्टर जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको रटना बहुत मुश्किल था। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कहाँ आ रहा है भाई, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर हटा दिया, बहुत अच्छा किया। ये बहुत मुश्किल होता था रटना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, समझ ही नहीं आता था क्या कर रहा है, अच्छा हटा दिया। कॉमन एमीटर, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज स्विच, बहुत अच्छा काम किया, मैं खुश हूँ इस काम से। ठीक है, आई एम टू हैप्पी। ठीक है, कम्युनिकेशन पूरा का पूरा गायब है, कई कम्युनिकेशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें रखी गई, क्या क्या चीज़ें हटा दी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो भाई, नेक्स्ट नहीं हो रहा तो यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स थी, इसमें कूलिंग कर्व, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से था, हटा दिया गया है। पोटेंशियोमीटर हटा ही दिया गया, ट्रांजिस्टर का हटा दिया, मल्टीमीटर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो पूरे के पूरे हटा दिए गए। तो अब तक आपने ये तो देख लिया कि क्या हटाए गए हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि कुछ टॉपिक ऐड भी किए हैं। ठीक है, वैसे जो जनरली ऐड किए हैं वो पहले भी थे, लेकिन चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है जो बहुत ही अच्छी है। इसमें टॉपिक वाइज 1000 से ऊपर टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज 75 टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट 10 हैं, फुल टेस्ट 30 हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं फुल टेस्ट के 10, लास्ट 8 ईयर की PYTs हैं। ठीक है, री-अटेम्प्ट फीचर है, मंथली मेंटरशिप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको एनरोल कैसे करना है, सिंपल सी बात, आप ATP स्टार का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको AOTS दिखेगा, आप AOTS में जाइए और उसको एनरोल करिए, और एनरोल करने के बाद बस पेमेंट करिए और आगे बढ़िए और नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलो जी, अब हम चलते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें जो कि हमने ऐड करी हैं। ठीक है, पहली एडिशन जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जिसमें है पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ध्यान रखना, अगर आप चैप्टर देखोगे रोटेशन तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिसमें स्टेटमेंट लेफ्ट राइट है, लेकिन कुछ एडिशन नहीं, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख रखा है। अरे यार, वो भले पहले लिखा था, उस पर सवाल तो आते ही थे, तो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो पहली चीज़ जो लिख रखी है जो थोड़ी डिफरेंट सी, वो पास्कल्स लॉ है। हालांकि पास्कल्स लॉ ऐसे पढ़ाते तो नहीं थे जनरली लोग, कई बारी क्योंकि मेंशन नहीं था, लेकिन उसको सबको आइडिया होता है, मतलब NCERT में होता है। ठीक है, ऐसे पास्कल्स लॉ कह के सवाल नहीं आते थे, लेकिन उससे इम्प्लाइड सवाल आते थे। तो पास्कल लॉ है क्या? बेसिकली पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इंक्रीज एट वन पॉइंट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। अगर आप लिक्विड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर सपोज 10 पास्कल बढ़ा देते हो, तो प्रेशर हर पॉइंट पे 10 पास्कल बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब हर जगह सेम बढ़ता है। इट्स एप्लीकेशंस आर हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड लिफ्ट। इसके दो एप्लीकेशन जो आपको पता होने चाहिए वो है हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट। ठीक है,
अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बेस्ट तरीका है कि एनसीईआरटी ने खुद इस पे 2 सवाल दे रखे हैं, तो हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी ने 2 सवाल क्या दिए हैं और उसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो लीजिए ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2 syringes of different cross sections without needles filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। ठीक है, 2 सिरिंजेस हैं, उनको पानी से भरे ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 ये सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. If the smaller piston is pushed through 6 centimeter, how much does the larger piston move? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का दे रखा है, तो मैं कुछ इधर उधर नहीं जा रहा, मैं सिंपल एनसीईआरटी ही कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है और कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी आसान है, भाई बिल्कुल आसान नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइन्स है जिनका मतलब अच्छे लोग नहीं समझा सकते। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 सिरिंज जिनके क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि एक का डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है और मान लो एक डायमीटर, ठीक है, ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे का डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इनको बीच में एक लिक्विड भर दिया, सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया स्मॉलर पिस्टन पर, तो अगर आपने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर फोर्स क्या होगा। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि अगर ये वाला पिस्टन 6 सेंटीमीटर चलता है तो ये पिस्टन कितना चलेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए बहुत सिंपल, हमको क्या पता कि जितना प्रेशर आप एक जगह बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर हर जगह बढ़ेगा, मतलब जितना प्रेशर लेफ्ट साइड में बढ़ेगा उतना ही प्रेशर राइट साइड में बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो प्रेशर लेफ्ट साइड में बढ़ेगा उतना ही राइट साइड में बढ़ेगा। लेफ्ट साइड में प्रेशर कितना बढ़ा, 10 बाय पाई d1 स्क्वायर बाय 4, कुछ नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर को d/2 लिख सकते हैं, तो आप पाई d स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हो। राइट साइड कितना है बच्चों, राइट साइड है बच्चों, फोर्स का पता नहीं, एरिया हो जाएगा पाई d2 स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चों, हो गया। अब यहाँ से अपने पास कितना हो गया कि पाई बाय 4 कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास f आ गया 10 d2 बाय d1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब अपने पास जो डायमीटर है इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर है, तो d2 बाई d1 जो होगा वो 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही फोर्स यहाँ पे 90 न्यूटन हो गया। तो देखा, एक 10 न्यूटन का फोर्स आपने 90 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद एक चीज़ का और जवाब दे रखा है यहाँ पे, और वो चीज़ ये दे रखा है कि लोगों को लगता है फोर्स बढ़ जाएगा तो हम कुछ कमाल कर लेंगे, कुछ नहीं करोगे। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर मूव करते हो तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये कितना मूव करेगा। देखो बच्चों, यहाँ से पानी, यहाँ से जितना ये वॉल्यूम कम होगा उधर उतना वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो फिक्स है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम फर्स्ट साइड से कम हो गया उतना ही सेकंड साइड से बढ़ जाना चाहिए। बस ये है कि डेल्टा V1 नेगेटिव होगा। अब ये वॉल्यूम कितना कम होगा, ये वॉल्यूम कम होगा, इसका एरिया इंटू बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। और इधर कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों दूसरा एरिया इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर होगा, पाई बाय 4 गायब कर दो तो यहाँ आ जाएगा d1 स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको x बताना है, तो x कितना होगा 6 d1 बाई d2 का होल स्क्वायर, तो d1 बाई d2 कितना, तो 1/3, 6/9 मतलब 2/3 सेंटीमीटर। आप समझे काम कैसे हो रहा है। देखो सिंपल सी बात, ये फोर्स 10 न्यूटन है, इसमें 6 सेंटीमीटर चला, ये जो फोर्स है आपके पास 90 सेंटीमीटर है, और ये बॉडी कितना चली बच्चों, ये बॉडी चली आपके पास 2/3 सेंटीमीटर। समझे क्या हुआ, नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है।
यहाँ पे सोचने की बात ये है कि यहाँ पे x 2/3 सेंटीमीटर आ गया। एक्चुअली यहाँ पर कोई एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इधर वर्क क्या होगा 10 × 6 60, इधर वर्क क्या होगा 90 × 2/3 दैट विल ऑल्सो बी 60। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरीका है जिसमें इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आप फोर्स बढ़ाकर, ठीक है, आप फोर्स बढ़ाकर डिस्टेंस कम कर सकते हो। मतलब आप बेसिकली 6 को 2/3 सेंटीमीटर बना दो और फोर्स को बढ़ा दो। तो आप फोर्स कभी भी बढ़ाना चाहो तो डिस्टेंस कम कर दो। तो हमने हैंड टू हैंड सवाल भी कर लिया। बताओ इससे अच्छी बात क्या होगी? हमको ये भी पता चल गया कि क्या सिलेबस ऐड होगा और हमने ये भी देख लिया कि उस पर सवाल कैसा आएगा। बहुत अच्छा जी। एक और सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी में ही दे रखा है। तो ये तो खाली है। अगला सवाल ऐसा है कि इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स, ठीक है, अ फोर्स, ये यहाँ आ जाए भाई साहब, अ फोर्स F ऑन अ स्मॉल, क्या चाहता है ये, ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेसिकली ये रेडियस 5 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है, और राइट साइड जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। सही है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इफ द मास ऑफ कार इज टू बी 1350 किलो। फाइंड द फोर्स, ये वाला फोर्स बताना है कितना होगा, इधर जो लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। हम हैंड टू हैंड पास्कल लॉ के सवाल भी कर रहे हैं। बताओ कितनी अच्छी बात। कुछ नहीं करना, जितना प्रेशर यहाँ बढ़ेगा उतना प्रेशर वहाँ बढ़ेगा। मतलब F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है। F1 का मुझे पता नहीं, A1 एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। F2 यहाँ पर वेट है 1350 G कर दूँ मैं साथ में क्योंकि उसका वेट आएगा, और यहाँ आएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो F1 कितना आ गया बच्चों? F1 आ गया 1350 G/15/5 इज 3 का स्क्वायर इज 9। तो मेरे पास F1 आ गया आई थिंक 9 45, ठीक है ना, 15 G आई होप। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 G, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू 15 G आ गई, 15 G आएगी, हाँ ठीक, 15 G आ गई, 150 G आएगी, नहीं 150 G आएगी, सॉरी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इतनी भारी चीज़ उठानी है 1350 किलो की, तो आपको फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा इतना 150 किलो को उठाने पे लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर क्या होगा फोर्स बाय एरिया। तो आपने फोर्स लिख दिया 150 G, और लेफ्ट साइड का एरिया 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5/100 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो कुल मिला के इस तरीके से आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और अगर पास्कल लॉ में इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। तो देखा कितनी अच्छी बात है, हमने ये भी देख लिया कि कौन सा टॉपिक ऐड होगा, और हमने ये भी देख लिया कि कौन सा टॉपिक जो ऐड होगा उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। आगे चले, ठीक। अब अगला टॉपिक है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। मोबिलिटी क्या होती है और उसका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेशन क्या होगा। तो ये जो मोबिलिटी है इसमें से पहले भी एक आध बार क्वेश्चन आए हैं, और मोबिलिटी आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, जैसे सेमीकंडक्टर में भी आती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि अब मेंशन किया तो हो सकता है इस पर कोई सवाल पूछ ले या ना पूछ ले। तो एक बार देखते हैं मोबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो मोबिलिटी जो होती है बेसिकली, इसको म्यू से दिखाते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इन दोनों का रेशियो होता है। अब अगर आपने कभी पढ़ रखा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम होती है, जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और इसको मैं ई से डिवाइड कर दूं तो ई टाउ बाय एम हो जाएगी। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इससे ऑलरेडी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्या, आज तक एक क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली 2019 में आया था ये, और हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था 2019 में। लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन 2019। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी है,
ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इतना। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो देखो आपको दे क्या रखा है, आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है, रेडियस दे रखा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, वीडी, और आपको निकालनी है मोबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो भाई हम एक एक करके बाल की खाल खोदते हैं। म्यू जो होता है वो वी डी बाई ई होता है। चलो जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। ठीक है बच्चों, चलो जी सोचते हैं। करंट भी दे रखा है, अगर वी डी दे रखा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वी डी और ई दे रखा है तो म्यू आ जाएगा। ठीक है भाई, ई देखते हैं कैसे निकालते हैं। ई हमको पता है, ई जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट भी वोल्ट पर मीटर होती है। ठीक है भाई, V होता है IR और रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। ठीक है, अब यहाँ से L से L घट गया तो ये आ गया I रो बाय एरिया। एरिया को लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे को करंट दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है करंट हमारे पास कहीं ना कहीं दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टिविटी दे रखी, बिल्कुल दे रखी है, रेडियस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। बस तो कुल मिला के सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जेईई में 2019 का सवाल है, आप सॉल्व करोगे तो आपसे सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ सवाल आ जाए, नया मेंशन किया है तो शायद पूछ ले। वैसे भी करंट एक हाई वेटेज टॉपिक है, कुछ ना कुछ आते रहता है। ठीक है, काफ़ी सवाल आते रहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या क्या दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसके एक्सियल लाइन पे आपसे फील्ड पूछते हैं। ये होती है Kp बार क्यूब, ये होती है 2 Kp बार क्यूब, जहाँ पे K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे टॉर्क वहाँ पे होता है P क्रॉस ई, यहाँ भी M क्रॉस B होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको छोड़ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि टॉपिक ये आएगा तो भाई रट लो इसको, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या आ सकता है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली अगर आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, तो ये एक एनसीईआरटी की टेबल है। तो टेबल में क्या है बच्चों, जैसे डाइपोल मूवमेंट होता है उसको P से दिखाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को M से दिखाते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ नहीं होता, जैसे कि मान लो अगर एक मैग्नेट है तो इसके 2 पोल होते हैं। ठीक है, तो मान लो पोल को मैं +P और -P बोल देता हूँ, नॉर्थ और साउथ को। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है इनको बीच का डिस्टेंस, तो जैसे Q इंटू डी होता है, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, सेम ऐसे ही पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 लेता है, या फिर उल्टा, मतलब जहाँ पर 1/ε0 होता है वहाँ पर μ0 आता है, या फिर जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पर 1/μ0 आता है। माइनस की टेंशन मत लो। इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होती है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है आपके पास ई वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर फील्ड होती थी मेरे पास Kp बार क्यूब। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Kp है, एक्चुअली माइनस का मतलब डाइपोल के ठीक उल्टी होगी। तो सेम यहाँ पर अगर कोई बार मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, बार मैग्नेट भी ऐसे ही होता है जैसे कि ये साउथ है या नॉर्थ है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की जगह साउथ से नॉर्थ होती है। तो इसके भी यहाँ पर Kp बार क्यूब की जगह Km बार क्यूब होगी, जहाँ पर K जो होता है, वहाँ पर K जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/ε0 को μ0 लिख सकते हैं, तो यहाँ μ0/4 पाई होता है। तो सेम फॉर्मूला μ0/4 पाई, ठीक है, m/r क्यूब। ठीक है, वहाँ पर P है, यहाँ पर M है। ऐसे अगर आप एक्सियल लाइन पे जाओगे तो ये 2 Kp बार क्यूब होता है, ये भी 2 Kp बार क्यूब है, सेम फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रटना है। इसमें जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस ही होता है, इसमें टॉर्क होता है M क्रॉस B। M आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है और B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -P डॉट ही होती है, यहाँ पर -M डॉट B होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पे सवाल आए नहीं, इस चीज़ पे सवाल कभी कभार आए हैं और ये पहले ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस पर हम कैसे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो हम एक आध एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो सपोज, अच्छा एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि एक कॉइल होती है, ठीक है, अगर उसमें कोई करंट है तो जो कॉइल होती है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो करंट इनटू एरिया होता है। अगर n टर्न्स होंगे तो n टाइम्स करंट इनटू एरिया होगा। ऐसी एक सोलेनॉइड भी जो है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इनटू करंट इनटू एरिया। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा हो तो पर यूनिट लेंथ अगर n है तो n इंटू एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, इंटू करंट इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। मान लो सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि ये कॉइल है, ठीक है, सही है, और आपको यहाँ से किसी डिस्टेंस थीटा पर आपसे पूछा जाए फील्ड क्या होगी। वैसे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मर जाओगे, ठीक है, सवाल नहीं होगा, लेकिन इसका सिंपल बहुत तरीका है। आप इसको एक मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने माना इसको एक मैग्नेट की तरह, ठीक है। कलर क्यों नहीं बदला, लार्ज टिक करो, ठीक है। आप इसको मैग्नेट की तरह मान सकते हो, ठीक है। करंट इसका नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैग्नेट की तरह मान लो। अब क्योंकि करंट ऐसे है तो उसका नॉर्थ पोल इधर है, तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो ये एक बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल बन गया मैग्नेटिक डाइपोल। और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट इनटू एरिया होगा। अब सपोज किसी r डिस्टेंस पर आपको फील्ड पता होनी है तो आपको तुरंत याद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो फॉर्मूला था कि किसी भी जनरल डिस्टेंस पे Kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा होती है, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है। तो बस आपको सेम टू सेम काम करना है। K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट नीचे की जगह म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, P की जगह m आ जाएगा, जहाँ पे m आपके पास I × πr² हो जाएगा, नीचे r³ अपनी जगह पर है। अब अगर आपके पास फॉर्मूला, अगर आपके पास थीटा है तो आप इस सवाल को कर सकते हो। तो सिंपल आप इन सवालों को कर सकते हो अगर आप इनको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करो तो, ठीक है। तो ऐसे टाइप का, क्योंकि नया नया मेंशन किया, बहुत लंबा सा टॉपिक मेंशन किया है, तो आपको सवाल आ सकता है। वैसे इसकी थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी में दे रखी है, आप चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला खोल के देख सकते हैं। आगे चलें बच्चों, चलो जी, अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट मेंशन है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी में टॉपिक भी दे रखा है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बार देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो कैपेसिटर की प्लेट्स में होता है के बीच में, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मीडियम एप्सिलॉन नॉट का तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई और मीडियम आ जाए तो साथ में एप्सिलॉन और आ जाएगा। सिंपल ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कंडक्शन करंट के बराबर होता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ से करंट आए तो यहाँ जो करंट कंडक्शन है, और जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होता है वही भी करंट होता है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये दोनों आपस में सेम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। आज तक इस पे 2 क्वेश्चन आए, जिसमें मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। मुश्किल आसान आप खुद देख लेना, आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ EM वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना छोटा सा चैप्टर है और इससे एक या हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, जो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन है, नहीं इसको हम बाद में करेंगे, पहले आसान वाला करते हैं। आसान क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट 4.425 माइक्रो एम्पियर है, इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट पर सेकेंड। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इतना, द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है बच्चों, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपका है, जिसको मैं एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt बोल सकता हूँ, ये आपको दे रखा है, कुछ भी दे रखा है 4.425, ठीक है। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है d वोल्टेज बाई dt, वो भी दे रखा है आपको कुछ ना कुछ। कितना दे रखा है बच्चों, 10⁻⁶ वोल्ट पर सेकेंड। आपको एरिया भी दे रखा है,
अब आपको बताना है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। चलो जी, क्या मास्टर अटक गया? देखते हैं भाई, हो सकता है मास्टर अटक भी जाए या हो सकता है ना भी अटके। चलो जी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक काम करो, फ्लक्स होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक होगा। अब वोल्टेज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एरिया बाहर निकाल लो, ठीक है। और एक काम करो, एरिया बाहर आ गया है तो ठीक है, इसको डी से और डिवाइड कर दो, ठीक है। डी से डिवाइड किया तो अंदर भी डी से डिवाइड कर दो, समझ रहे मेरी बात? एरिया बाहर निकाला, डी से डिवाइड, डी से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये आपके पास हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी टी। लो जी, सवाल हो गया। कैसे? अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट पता है जी, बिल्कुल पता है। अपने को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होती है, ठीक है। एरिया अपने को पता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, डी निकालना है, डी बाई डी टी आपको दे रखा है, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन, टोटल 2 ही क्वेश्चन आए आज तक, ठीक है, आगे भी आएगा तो आप कर सकते हैं, ये भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सी वाटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हैज़ परमिटिविटी ऑफ इतना एंड रेजिस्टिविटी, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये एप्सिलॉन दे रखा है, ये एप्सिलॉन आर होगा, नहीं एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन आर तो 80 होगा। रेजिस्टिविटी दे रखी है, ये रो होगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इतना है, ठीक है, डेंसिटी इतने टाइम्स है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार पढ़ लो। कैसे रहा है भाई कि मान लो ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, इनके बीच में कोई मटेरियल है, ठीक है, और जो मटेरियल है उसका एप्सिलॉन आर 80 है। अब इसके बीच में जो मटेरियल है उसकी कुछ रेजिस्टिविटी भी है, तो अगर रेजिस्टिविटी भी है तो इसमें एक नॉर्मल करंट भी बह रहा होगा जो V बाय आर होता है, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी बह रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो निकालते हैं भाई, जो नॉर्मल करंट होगा इसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, वो V बाय आर होगा, ठीक है। V आपके पास है V नॉट साइन 2 पाई एफ टी बाय आर, ये हो गया बच्चों। और आर को हम लिख सकते हैं रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए ये अपने पास हो गया, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से इसमें एक दूसरा करंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट होगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स बाय डी टी, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 80 है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का रेशियो करना है, तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। इसको लिख दो, फ्लक्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस का है, ई को वी बाय एल लिख सकते हैं, वी बाय डी। तो इसको मैंने लिख दिया 80 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, मैंने डी से डिवाइड कर दिया, अंदर डी से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली एक डी बाहर, एक डी मल्टीप्लाई किया, एक डी डिवाइड कर दिया, तो वो आपके पास डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, सही है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 80 टाइम्स, ठीक है बच्चों। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो कि नो डाउट कैपेसिटेंस होता है, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा 2 पाई एफ टी है ना, इंटू 2 पाई एफ वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी का कॉस 2 पाई एफ टी, हो गया बच्चों। अब आपको अगर इन दोनों का रेशियो करना है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट का, तो वी नॉट कट जाएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा, 10 2 पाई एफ टी, टी की वैल्यू भी दे रखी है 1/800 सेकेंड, तो आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको, सब कुछ कट जाएगा, बढ़िया आंसर आ जाएगा। और आपके पास आई होप कहीं एरिया वगैरह जो भी दे रखा है आपको, इमर्स्ड इन, ठीक है। आपके पास ये हो गया, आपके पास, मैं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये जो एरिया ऊपर आ जाएगा तो एरिया भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। आपको काम की चीज़ है डी, आई थिंक, है ना। तो
देन द कंडक्शन करंट डेंसिटी बिकम्स 10⁻⁴ टाइम्स। ठीक है भाई, सही। तो आप देख लेना भाई, आपको इन दोनों का रेशियो करना है, तो आप इन दोनों का रेशियो कर लेना, सब कुछ कट जाएगा जो नॉन गिवन चीज़ है और आपको आंसर आ जाएगा। ये L बेसिकली D ही है, क्योंकि ये इस केस में ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली इनका रेशियो आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आए तो आप इसको कर सकते हो। आगे चले बच्चों, चलो जी आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया था। अब उस पे आते हैं जो आपको बहुत देर से इंतजार था कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सीरियसली हाई वेटेज हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। मैंने पिछले 10 साल उठाया, तो ये एक रफ एस्टिमेशन है 10 साल में। 10 साल का कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम एक्चुअली देख रहे हैं मॉडर्न लगभग 10 सालों में 9% क्वेश्चन मॉडल से आए हैं। ठीक है, केटीजी थर्मो से भी लगभग 9% आए हैं, करंट से 9% आए हैं, जिसमें पोटेंशियोमीटर भी था, नो डाउट, अब नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा भगवान जाने। मैग्नेटिज्म से 7.5%, रोटेशन से 6%, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 6%, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 6%, सेमीकंडक्टर से 6%, ग्रेविटेशन से 6% और ऑल्टरनेटिंग करंट इससे भी 5% क्वेश्चन आए। ये टॉप 10 चैप्टर हैं पिछले 10 साल के। आगे चलें, तुम कहोगे सर 10 साल तो बहुत पुरानी चीज़ है, कुछ नया बताओ। चलो जी नया लो। 22-23 में पिछले 2 साल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मॉडर्न 10%, केटीजी थर्मो 8.3%, करंट 7.8%। देखो ये तीनों नाम पहले भी थे। मैग्नेटिज्म 6.6%, मैग्नेटिज्म पहले था भाई, बिल्कुल था। ठीक है, यूडी एरर वेक्टर 6.5%, इसमें शायद नहीं है लेकिन इसमें है, थोड़ा नीचे होगा पिछली वाली लिस्ट में लेकिन होगा। काइनेमेटिक्स 5.7%, ये काइनेमेटिक्स पहले नहीं होती थी लेकिन इधर आने लगी है। ग्रेविटेशन 5.7%, ग्रेविटेशन पहले था। इलेक्ट्रोस्टैट 5.3% पहले भी था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले भी था। कैपेसिटेंस शायद पहले नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले 2 साल में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक नई चीज़ आई है, पिछले कई सालों से लगातार आ रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, सोचो इतना छोटा चैप्टर होके टॉप 10 में आ रही है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो 2022-23 हुआ, कुछ बिल्कुल रिसेंट सा, ये तो सर 22-23 में तो 4 पेपर हुए हैं, कोई एक पेपर बताओ। लो जी वो भी करो, जनवरी अटैम्प्ट ले लो भाई, पिछले साल का नहीं, इसी साल का 2023 का। ठीक है भाई, मॉडर्न 9.72%। अब ये मैं थोड़ा और वो हो गया, पिछली बार तो मैं थोड़ा क्रूड डेटा दिया था। ठीक है, सबसे पहले, फिर थोड़ा स्पेसिफिक, अब और स्पेसिफिक जाते हैं, 2 डिजिट तक देके देखते हैं। मॉडर्न 9.72%, करंट 7.5, मैग्नेटिज्म 5.83। देख लो सेम चीज़ें लगभग। केटीजी थर्मो 6.65, डब्ल्यूपी सर्कुलर कंबाइन करो तो 5.54%। अब मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन है तो है। ठीक है, मतलब कुछ मिला के मैकेनिक्स थोड़ी आई थी, पिछली बार काइनेमेटिक्स आई थी। ग्रेविटेशन फिर वही चीज़ है 5.27%, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 6%। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की दिक्कत यह है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर आपको बढ़िया से आता है तो बहुत अच्छी बात, प्रिज्म वाला थोड़ा पार्ट हट गया है। ठीक है, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो, नहीं है तो फॉर्मूले देखो। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन मैं यहाँ पर इस पे डील नहीं कर रहा कि कौन सा चैप्टर कितना लेंदी, बस मैं ये बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 4.44%, जो कि फिर बड़ा चैप्टर है। काइनेमेटिक्स 4.16%, पिछले में भी काइनेमेटिक्स थी क्या? काइनेमेटिक्स 22-23 मिला के काइनेमेटिक्स है 5.7%। काइनेमेटिक्स 4.16%, एसी 4.16%, यूडी वेक्टर एरर मिला के 3.88%। ये मैंने 15 लिए हैं इस बारी। एसएचएम 3.88, एनएलएम फ्रिक्शन 3.61, मैकेनिक्स आने लगी है। कैपेसिटेंस 3.8, ईएम वेव 3.5। ये देखो फिर आ गया। ठीक है, तुम कहोगे सर एक और दिखा दो। लो भाई यार, अप्रैल अटैम्प्ट बचा है, क्या कर रखा है, जो भी कर रखा है अप्रैल अटैम्प्ट ही भाई साहब। मॉडर्न फिर से 9.85, करंट 8.73, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 6.76, ग्रेविटेशन 6.47, काइनेमेटिक्स इतना, मैग्नेटिज्म 4.78, केटीजी थर्मो 6.65%। ये यहाँ पर एक स्लैश लगा देना था। डब्ल्यूपी सर्कुलर 5%, ईएमआई 4.5%, फ्लूइड पहली बार दिखा 4.22%, यूडी वेक्टर एरर इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना, सेमीकंडक्टर इतना, रोटेशन इतना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना। अब तुम कहोगे सर सब समझ गए, देख लिया, आप कुछ कंक्लूजन देना चाहते हो? मैं कहता हूँ देखो यार, ये डेटा तुम्हारे सामने, मैंने तो बनाया नहीं है, जो है सो है, लेकिन हाँ कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं जो कि 100% सही नहीं। लेकिन अब मेरी बात यहाँ से लेकर आखिरी तक बिल्कुल सुनना, हवा मत चलना कि देख लिया इसमें से इतने आते हैं कंक्लूड कर लिया, नहीं। देखो भाई मैं समझाता हूँ। कोई आपसे बोले कि ये काम करे यार, ईएमआई पढ़ ले, एसी पढ़ ले, मैग्नेटिज्म छोड़ दे,
तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि यार देखो, आप EMI AC तभी जान सकते हो जो मैग्नेटिज्म जानो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि हमको थोड़ा रैशनली सोचना पड़ेगा। अब कोई आपसे बोले कि यार फ्रिक्शन पढ़ ले, एनएलएम मत पढ़, अरे यार ऐसा थोड़े होता है, दोनों एक ही पार्ट है। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि टाइम टेस्टेड वेटेज के बादशाह कौन है। वो ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कभी भी अपनी शाख नहीं छोड़ते, जो टॉप 10 में रहते ही रहते हैं। वो है मॉडर्न, करंट, ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। भाई ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये हमेशा ऊपर 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 रहते हैं। चैप्टर बड़े हों छोटे हों लेकिन ऊपर रहते हैं। ठीक है भाई, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन इनके सवाल आते हैं। सेमीकंडक्टर, EMBS, UD एरर वेक्टर को मैं इतना छोटा नहीं मानूंगा क्योंकि यूनिट डायमेंशन थोड़ा सा है, एरर भी थोड़ा सा है। वेक्टर वैसे बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि मैथ्स में खूब पढ़ रखा होता है, लेकिन छोटा मान लो तो छोटे हैं। तो ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, रेगुलरली आते हैं। ये छोटे चैप्टर हैं कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन में बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक आपस में गुथा हुआ चैप्टर है। एक करना दूसरा नहीं करना दिक्कत है, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। इसीलिए आप क्या करोगे, आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रो, कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, EMI से पूरा का पूरा करोगे भाई। इससे कभी भी 30% क्वेश्चन आए हैं, आगे आएंगे नहीं भगवान जाने, लेकिन अभी तक तो लगभग 30% क्वेश्चन आए हैं। थोड़े ज़्यादा थोड़े काम 2-4-5% ऊपर नीचे कर दो, लेकिन ऑन एन एवरेज 30% से ऊपर क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 30% तो ये हो गया बच्चों। अब पूरा आखिरी तक सुनना बच्चों प्लीज़, छोड़ के मत जाना, बहुत जल्दी कंक्लूजन मत निकालना। अब मॉडर्न, ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, UD वेक्टर एरर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये सब मिला के इनको टाइम कम लगता है लेकिन ये 35% पेपर देते लग। तो आपका कितना काम हो गया बच्चों? 35 और 30, 65। ठीक है, तो ये 65 मतलब लगभग 2/3 पेपर आ जाता है अकॉर्डिंग टू पास्ट रिकॉर्ड। लेकिन जो हमेशा से होता आया है वो आगे भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैकेनिक्स की वेटेज बढ़ जाए, लेकिन ऐसा अब तक तो होता आया है। प्लीज़ आखिरी तक सुनना, मेरी बात पूरी सुन के जाना। अब क्या है, अब बाकी का 1/3 के लिए आपको पढ़ने हैं SHM, वेव्स, पूरी मैकेनिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स से रोटेशन, हीट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड, वेव ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। तो बात है कि अब करना क्या है, अब क्या करना है। थैंक यू से पहले मैं समझाता हूँ। देखो, पिछले 3-4 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे आसान फिजिक्स आती। आप परसेंटाइल में भी देख लो, सेम नंबर पे मैथ्स में बहुत ज़्यादा परसेंटाइल होती है, फिजिक्स में कम हो जाती है। मतलब फिजिक्स में 90 नंबर लाना और मैथ्स में 45-50 नंबर लाना बराबर ही। लेकिन ओवरऑल स्कोर तो ओवरऑल स्कोर है। जब आपके को कॉलेज मिलता है, रैंक मिलती है, तो उसमें ये थोड़े देखा जाता है कि मैथ्स के नंबर है किसका नंबर। अगर आपके नंबर 210 हैं 210 हैं, हाँ, अगर कुछ चीज़ें मैच करती हैं तो मैथ्स के नंबर से आपको रैंक ऊपर नीचे मिल सकती है, वो हर बार अलग क्राइटेरिया होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल स्कोर तो ओवरऑल स्कोर है, चाहे कोई बच्चा मैथ्स में भी नंबर ले आए, लेकिन 210 वाला हमेशा 209 से ऊपर ही रहेगा, ये तो श्योर है। अगर 2 के 210 होंगे तब अलग बात है। तो फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आजकल स्कोर लाती है। इन चैप्टर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो लिखे थे हाई स्कोरर चैप्टर, इनको आपने कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, इनको खूब सारे PYQ सॉल्व कर लिए, जो मटेरियल है सब सॉल्व कर दिया। अब बाकी 1/3 का क्या करना है? देखो भाई, बाकी 1/3 में थोड़ा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए कि वेलोसिटी t क्यूब है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, या x t क्यूब है वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल सा एक BT ग्राफ दे दिया, बताओ यार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। मतलब आप समझना कि चीज़ें बहुत आसान है। तो दिक्कत, अफसोस की बात यह है कई बार कि यार मान लो रोटेशन से 2 क्वेश्चन आ गए, कई बार आ भी जाते हैं, एक क्वेश्चन आ गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, तो क्या हमको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि ये चैप्टर्स जो हैं पीछे वाले बहुत अच्छे करने चाहिए। अगर आप 90+ एम कर रहे हो तो आपको सब बहुत अच्छे से करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी तो ये जो 2/3 है इसको बहुत अच्छे से करो। जो बाकी है इनमें आप खुद अपनी हायरार्की डिसाइड करो कि कौन से मेरे को बहुत अच्छे आते हैं। जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्वेश्चन करो, और जो नहीं भी आते उनके भी नोट्स पढ़ के जाओ, क्योंकि कई बार बहुत 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 आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिक्स में 90+ लेना बहुत आसान है, अभी भी बहुत आसान है। तो आप ये देखो, PYQs करो और हिम्मत से काम लो। और एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा
कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस समय जीने मरने की स्थिति होती है, तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है, उस दिन कोई भी चमत्कार हो सकता है। इसीलिए बने रहो, टिके रहो, आखिरी तक पढ़ते रहो। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में लिख देना कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, और ट्रस्ट में मैंने सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ खोज के लाया। ओके बच्चों, तो आप लोग सुन रहे थे निर्भय पांडे को, तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। बाय बच्चों।